व्याकरण को खोलने पर हमें पहला चैप्टर में मिलता है, पहला अध्ययन में क्या मिलेगा? भाषा। ठीक है, भाषा पहला चैप्टर जैसे खोले तो क्या मिला? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? कोई आदमी बताएगा? नहीं। भाषा का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। क्या कहना? विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा विचार, अपना विचार आप किसी को दे रहे हैं या कोई आपको अपना विचार दे रहा है तो एक कंडीशन में क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। लेकिन आप कहिएगा कुछ और, आप बोलिएगा हिंदी या कोई आपको कहेगा चाइनीज में, कुछ समझ में नहीं कीजिएगा तो वहां पर विचार का आदान प्रदान होगा? नहीं होगा। और जब विचार का आदान प्रदान नहीं होगा तो ऐसे भाषा नहीं कहलाता है। तो बीच में वो मीडिएटर होगा जो हिंदी भी जानता होगा और चाइनीज भी जानता होगा, तो वो आपको क्या समझाएगा? आप जो हिंदी में बोलिएगा उसको वो चाइनीज में समझाएगा और वो जो चाइनीज में बोलेगा वो आपको हिंदी में समझाएगा। तो ये क्या हो जाता है? एक माध्यम। क्या होता है? एक माध्यम। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। ठीक है, विचारों के माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब भाषा होते कितने प्रकार के हैं बताओ? देखो, भाषा जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होगा? कोई आदमी बताएंगे? हाँ, लिखित होगा, मौखिक होगा और सांकेतिक होगा। ठीक है, पहला में क्या कहेंगे? लिखित। ठीक है, लिखित होगा। दूसरा में क्या होगा? मौखिक होगा। और तीसरा क्या होगा? सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक होगा। लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ये क्या हो जाएगा? लिखित और मौखिक और सांकेतिक, ये 3 तरह का है। ठीक है, पहला लिखने की क्रिया जिसमें हम लिख करके दिखाते हैं, बतलाते हैं, उसे क्या कहेंगे? लिखित कहेंगे। दूसरा क्या होगा? जिसको हम बोल करके बताते हैं, बोल करके अपने माध्यम से या आप किसी के माध्यम से सुनते हैं, जब सुनते हैं या बोलते हैं तो क्या हो जाता है? मौखिक हो जाता है। हाँ, एक हो जाता है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? जिसको इशारों में बात किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक। तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक हो जाता है। ठीक है, तो विचार कितने हो जाते हैं? लिखित। इसे कैसे प्रकट करेंगे? तो लिख कर। इसे कैसे? तो कहिएगा बोल कर। ठीक है, बोल कर। और ई हो जाता है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? इशारा में, कनखी मटकी में हम बात कर लेंगे। जैसे घर का गार्जियन, बड़े बुजुर्ग वहां पे खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग वहां पर खड़े हैं और आपका दोस्त कोनो आके बुला रहा है तो क्या करेगा? इशारा से बात करेगा कि बोल के? इशारा से, नहीं कनखी ऐसे कर देगा और कहेगा ठीक है ठीक है चल हम अवश्य। ठीक है, तो इसी तरह कहेगा आप चलिए हम आ रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा आपको? सांकेतिक। तो इसमें क्या होगा? संकेत। संकेत या कहेंगे तो इशारे। इशारे, इसके माध्यम से आप क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, इसको हम सांकेतिक कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक में आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अगला टॉपिक में आते हैं, दूसरा पार्ट। तो इसमें आ जाता है आपका वर्ण। क्या आता है? वर्ण आता है। वर्ण आता है, तो वर्ण किसे कहेंगे बताओ कोई आदमी? हाँ, वर्ण जिसको खंड या टुकड़ा ना हो क्या है कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक है, खंड या टुकड़ा न होना क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया वर्ण। इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला में क्या रहेगा? पहला में स्वर रहेगा और दूसरा में क्या रहेगा? व्यंजन। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण जिसमें दूसरे का सहायता न लिया जाए उसे हम स्वर कहेंगे। स्वर का मतलब आजाद पंछी की तरह। ठीक है, स्वर का मतलब आजाद, आजाद, उस पर कोई प्रतिबंध न होता है। और व्यंजन का मतलब इंसान की तरह, सबसे मिला जुला रहता है। कौन? इंसान। इंसान अकेला आजाद हो सकता है? नहीं, वह लोभ, लालच, मोह, क्रोध सब में फंसा रहता है। लेकिन पक्षी अकेला होता है, आजाद होता है।
सीमाहीन गगन में उड़ता उड़ता निश्चय विचरण करता है। पक्षी के लिए कोई बॉर्डर रेखा है, कोई सीमा रेखा है, लेकिन इंसान ये लेल कहेगा अरे देख यहाँ से हमर जमीन हो, अगर 2 इंची में घसक गया तो छाबा काट देंगे। कहता है ना, न कहता है, कहा यहाँ से हमर जमीन है, 1 इंची करी 1 सूता घसक के देखा दे, ये पटक नहीं काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, यही आपका हो जाता है क्या, सीमा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप पर इंसान पर लगता है प्रतिबंध। ठीक है, इंसान बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाएगा तो मामा जी काटेंगे चालान। ठीक है, मामा जी काटते, जानते हैं ना मामा जी किसको कहता है, किसको कहता है, हाँ मामा जी चालान काट देते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या कहेंगे हम, स्वर, स्वर का मतलब जो आजाद होता है। आजाद कौन होता है, पंछी होता है। पंछी का मतलब जिसमें दूसरे का सहायता, पक्षी किसी को उड़ने के लिए सहायता लेने जाता है क्या, अकेला उड़ जाता है जहां मर्जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्वर, जिसमें दूसरे का सहायता न लेंगे तो क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। आज में दूसरे का सहायता ले लेंगे क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यंजन। दूसरे का सहायता लेना स्वर कहलाता है, न लेना क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब इसे कितने पार्ट में बांटा गया है स्वर को, तो स्वर को 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन कहेंगे, तो एक कहिएगा हारस्व, हारस्व, हारस्व स्वर। ठीक है, और दूसरा क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। ये क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। हारस्व स्वर की संख्या, उधर से आ जाओ सेकेंड पे। तो हारस्व स्वर का मतलब क्या हो जाता है, हारस्व स्वर का मतलब होता है जिसको बोलने में आपको कम समय लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हर्षिकार। हर्षिकार हारस्व स्वर यानी हर्षिकार। दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, उसे कौन कहेंगे, दीर्घ स्वर। तो इसका मतलब हर्षिकार ऐसा वाला। ठीक है, और इस पर क्या हो जाएगा, दीर्घोकार। ठीक है, तो हर्षिकार और दीर्घोकार, हर्षिकार दीर्घोकार। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, हर्षिकार दीर्घोकार, हर्षिकार दीर्घोकार। अब क्या हो जाता है, व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या होता है, व्यंजन देख लो, जिसमें दूसरे का सहायता लिया जाए। ठीक है, व्यंजन का मतलब ऐसा ही याद रखिएगा, जब में बहुतों को मिला देंगे। जैसे जीजा जी शादी के बाद पहला बार घर आते हैं ना, तो बोलो ओकरा कितना व्यंजन मिलता है खाए को, अरे वो चौकी कम पड़ जाता है। एगो कुर्सी पर बैठते हैं, एगो चौकी पर पूरा थालिया, कम से कम 25-30 को प्लेट तो मिलवे करता होगा। और पहला बार, पहला दिन, पहला बार, तो अब जहाँ 8-9 दिन रह गया, कई के बाद एगो तरकारी या रोटी कभी मिलेगा रे, एगो तरकारी रोटी का मिलता है। तरकारी समझते हैं ना, हाँ, एगो तरकारी होता है, एगो फरकारी होता है। तरकारी मतलब मिट्टी के तोरी में फड़ेगा तो उसे तरकारी कहेंगे, और ऊपर फड़ेगा तो फरकारी कहेंगे। तो 8-9 दिन तो रह गए हमारे माँ, कई दिन रह गया है, 8-9 दिन रह गया है, तो उससे नया सब्जी कहाँ से आएगा, हरियर हरियर डेली के डेली, तो उसको फरकारी ना देंगे, तरकारी दे देंगे। खाली आलू का तरकारी भुजिया काट के रख दे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा पुराण को ज्यादा सेवा नहीं किया जाता है, ज्यादा पुराण को ज्यादा सेवा। इसके बाद क्या कहता है, देखो कैसे हम व्यंजन कहेंगे, जय में बहुते आइटम को मिला दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। जय में एक वो चीज रहेगा, उसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे भात क्या है, भात जानते हैं, चावल। चावल बनाएंगे तो चावल क्या होगा, स्वर होगा। और वही में सब्जी बनाएंगे तो सब्जी क्या हो जाएगा, कैसे व्यंजन होगा बताएंगे। में बहुते सारे आइटम मिला हुआ है सब्जी में, ठीक है, लेकिन भात में केवल एक, रोटी में केवल एक आइटम मिला है, आटा मिला है, और पानी डाले तो पानी वाष्प बन के उड़ गया है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, तो उसे हम व्यंजन कहेंगे। ठीक है, क्या कहलाएगा, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, व्यंजन का मतलब क्या होता है, बोलो, बता दिया। अब व्यंजन का मतलब जिसमें दूसरे का सहायता न लिया जाए, कि लिया जाए, लिया जाए।
ठीक है, और स्वर का मतलब जो न लिया जाए, ठीक है। अब व्यंजन को पार्ट ऑफ डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में बताओ कोई? व्यंजन को कितने पार्ट में बांटा गया है? व्यंजन को 2 पार्ट नहीं 3 गो, कितने किया गया है? व्यंजन के 3 पार्ट होते हैं, कितने होते हैं? 3। पहला को क्या कहिएगा? ऊष्म वर्ण, दूसरा को क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण, ठीक है, और तीसरा को कहेंगे अंतस्थ वर्ण, ठीक है। कितने वर्ण हो गए? देखो, उष्ण वर्ण का मतलब कथी होता है? हम बोलते हैं तो मुंह से कथी निकल रहा है? धुआं धुआं धुआं, उष्मा निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मौसम है ठंडा का, मौसम ठंडा का है, हर कोई मुंह में सिगरेट लगा ले है? सिगरेट ना लगल है बगैर मतलब के सबके मुंह से धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकलना क्या है? सिगरेट रहेगा तब ना धुआं निकलेगा, है? देखो, उसी को कहेंगे उष्ण वर्ण। जकरा बोलने में हमारे मुंह से उष्मा निकलता हो, वैसे अक्षर को उष्ण वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण वर्ण कहा जाता है। जैसे कहिएगा ह कहिएगा तो सबसे ज्यादा हवा निकलेगा। अक्ष में सबसे ज्यादा हवा निकलेगा, ठीक है। के बाद कहिएगा स कहिएगा तो ज्यादा हवा निकलेगा। जय को बोलने में आपके मुंह से गरम गरम हवा निकल जाए, उसे क्या कहेंगे? उष्ण वर्ण कहते हैं, ठीक है। बोलने में मुंह से गरम हवा प्रवाहित होना क्या कहलाएगा? उष्ण वर्ण कहलाएगा, ठीक है। यह उष्ण वर्ण हो गया। स्पर्श वर्ण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को टच करे या ध्वनि उत्पन्न कर दे। एक दूसरे को, लड़की बदमाशी नहीं करेगी, एक दूसरे को टच करे और क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न कर देता है, तो जिससे काम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? स्पर्श वर्ण कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद उसके बाद अंतस्थ वर्ण क्या होता है? देखिए, अंतस्थ वर्ण का मतलब होता है अंदर से निकलता है। कहां से? अंदर से निकलने वाला, जो कंठ से निकलेगा या पेट से निकलेगा। तो पेट से तो कोई आएगा नहीं, आएगा तो कंठे होके, तो उसको हम कहेंगे कंठ से आने वाला। कंठ से आने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे? पीछे हटो, इसको नहीं लाना है, तो उसे क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण, ठीक है। उसमें मुंह से गर्म हवा निकलेगा, स्पर्श में टच करेगा, ध्वनि उत्पन्न कर देगा। और अंतस्थ वर्ण मतलब अंदर से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उष्ण वर्ण तो बता दिए, ह अक्ष तरह स, ठीक है। आई के बाद क्या होता है? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ना समझे? क वर्ग का मतलब होता है क ख ग के अक्षर, ठीक है। च वर्ग का मतलब होता है च छ ज के अक्षर। ट वर्ग का क ठ ड ढ, ट वर्ग का च ठ ड ढ, प वर्ग का प फ ब। तो ये अक्षर क्या कहलाता है? आपका ट वर्ग कहलाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। कितने होते हैं? पंचाक्षर वाला। पंचाक्षर के कितने पहाड़ा होते हैं? पंचाक्षर के 5 पहाड़ा होते हैं, तो 5 25। सबसे ज्यादा अक्षर कौन में होता है? स्पर्श वर्ण में। अंतस्थ वर्ण में क्या होता है? जो कंठ से आएगा, कंठ से आने वाले को क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ण हो गया। अब कहेंगे हारस्य स्वर कितने होते हैं? ये दोनों मिला के कहिएगा 4 गो, ये होगा 7 गो, दोनों मिला के 11 गो। एकरा तीनों मिला के कितना होगा? 33 गो। ये 33 गो 11 गो। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना? कुल वर्णों 44 गो, ठीक है। कितने हैं? लेकिन हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या पूछेगा ना, तो कहिएगा 52 गो, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44, लेकिन हिंदी व्याकरण कहेगा हिंदी पूरे समूह में कितने होते हैं? कुल हिंदी वर्णों की संख्या कहेंगे तो कितना होता है? 52 होता है। अब हम तक गिने 44 को, देखो 52 को गिनिए, पहले 44 को गिनिए। तो पहले देखो ये तक गिना गया है। का वर्ग में कितने होता है? अ से लेके अंग तक अंग होता है। अंग में 2 अक्षर है, तो अंग नहीं होगा, क्या होगा? तो एगो होता है अ के स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? अ में कई गो अक्षर होता है बताओ? 6 गो। ए आई में कई गो लेंगे? लास्ट अक्षर को नहीं लीजिएगा, ठीक है।
लास्ट अक्षर को नहीं लेना है। तो 6 5 कितना हो गया? 11 को, ये दोनों स्वर हो गया। क्या हो गया? स्वर हो गया। अब आ जाओ व्यंजन में। देखो एगो कहिएगा क वर्ग में कई गो? 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, ट वर्ग में 5 और प वर्ग में कितना हो गया? 5 5 25 गो। कुल वर्ग कितना हो गया? 5 25 गो हो गया। अब कई गो बच्चन है, लेकिन बताया है 33 गो, हुआ 25 गो। कौर कहाँ गया है? तो और आया 11 लवा में। 11 लवा में य से लेके ह तक, य से लेकर के ह तक। बताओ य से लेके ह तक कितने अक्षर होते हैं? 8 होता है ना। 11 लगा टोटल वर्ण कितने होते हैं? 11 गो। टोटल कितने होते हैं? 11 गो होता है। अक्षर तरह ज्ञ 8 3 कितना हो गया? 11। तो अक्षर तरह ज्ञ को अलग रखा गया है, ठीक है। ये 8वां अक्षर होता है। कहिया कितना है? 25। बढ़िया कितना हो गया? 8 25 8 कितना होगा? 33 होगा। ये कौन वर्ण होगा? ये कौन वर्ण होगा? व्यंजन वर्ण होगा, ठीक है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितना हो जाएगा? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हो गया। व्यंजन वर्णों की संख्या दे दिया है 33 हो गया। अब स्वर वर्ण समझ गए, व्यंजन वर्ण समझ गए, ठीक है। अब कहता है सर जी 33 को तो सब अक्षर हो गया ना सब, खाली 3 गो बचल है 11 लगा अक्षर तरह, यही 3 गो बचा है। कितना मिनट का हो गया? 17। तो क्या हो गया? अब 6 तरह गया। देखो व्यंजन वर्ण समझ में आया। अब आगे देखते हैं। देखो इसके बाद क्या कहता है? व्यंजन वर्ण के बाद आ जाता है, अब कहिएगा अक्षर गिनिए। तो एगो होगा अक्षर, एगो होगा तरह और एगो होगा ज्ञा। एगो और छोड़े हैं। कौन छोड़े थे? एगो और छोड़े थे ना। तब बताओ ये 4 गो अक्षर है ना। ये क्या गो अक्षर है? 4 गो। तो चारों मिला के कितने को हो गया? 44। 4 गो नहीं जोड़े हैं, तो 4 को जोड़ा गया है। ए में के कई गो जोड़ा गया है? 5 गो। 11 लौट में के 8 गो, मतलब 3 छूटल है 4। तो कितना हो गया? 44 4 48 गो। अब कई गो बचा? अब कई गो कमी है? वो 4 गो कहाँ है? दोनों पहाड़ा में दिख रहा है। जो पहाड़ा में होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ बताइए। देखो पहाड़ा में है क्या? अब जो देखेंगे कोनो अक्षर छूटल है हमें कोनो अक्षर ना छूटल है, लेकिन उसको कहेंगे वो भी आता है, दुनिया में वो भी है। जिसको मम्मी पापा ना होता उसे क्या कहते हैं? मगर बगैर माई बाप के बच्चा को क्या कहेंगे रे? अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ वर्ण है। तो कौन वर्ण है? अगर मम्मी पापा कोई नहीं देखभाल करने वाला है, लेकिन दुनिया में वो है बगैर मम्मी पापा के लिए। दुनिया में कुछ लोग होते हैं, तो वो अभी लोग क्या है? वह अक्षर भी क्या है? अनाथ वर्ण है। अनाथ वर्ण में कौन कौन आ जाएगा बताओ? तो एगो हो जाएगा स्र, एगो ये वाला स्र हो जाएगा, ठीक है। एगो कौन हो जाएगा? एगो श्री, ठीक है। एगो स्र होगा और एगो श्री होगा। एगो क्री होगा, ठीक है। और एगो बारीदा होगा। ये 4 बारीदा नहीं जोड़ा गया। 11 लगा छोटी रा होता है। 11 लगा कौन रा होता है? छोटी रा। बड़ी रा 11 लगा में नहीं होती है, ठीक है। 11 लगा छोटी रा में होती है, बड़ी रा ये है। तो आप बताओ 4 वर्ण को कौन वर्ण कहिएगा? अनाथ वर्ण। कौन वर्ण होगा? अनाथ वर्ण होता है यह 4 वर्ण। इसको किसी में नहीं रखा गया है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? अनाथ वर्ण होता है।